9 तारीख के टारगेट की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्पेशल था, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था आईसीसी का, जो भारत ने जीता है। दूसरी बात ये कि इस दिन मैंने पढ़ाई में क्या किया, तो जो मेंस का सिलेबस है इसको नोट डाउन किया। हैंड रिटन पूरे एक तरीके से नोट्स फॉर्म में ही बनाए हैं। अभी आगे वो वाली क्लिपिंग भी लगाऊंगी, आप देखिएगा। और मेरा यही सजेशन है कि आप मेंस का जो भी सिलेबस है और प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको हाथ से ही लिखिए, क्योंकि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं और सिलेबस जब लिखते हैं तो दोनों में जो समझ है उसमें अंतर होता है। पढ़ने से हम सिलेबस को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, लेकिन जब सिलेबस लिखते हैं तो एक एक शब्द समझ में आता है, किस में संबंध पूछा है, किस में अंतर पूछा है, किस में प्रभाव पूछा है, कहाँ तक उस टॉपिक को हमको पढ़ना है, कितना महत्व देना है। जैसे समाज के बारे में पूछा है, भारतीय समाज के बारे में, तो कौन कौन से बिंदुओं के बारे में पूछा है, एक बार आप लिख के देखिएगा, बिल्कुल आपको अंतर दिखाई देगा। दूसरा, हेल्थ ओरिएंटेशन थोड़ा सा फोकस था। जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो दिन में आपको 4 से 5 लीटर कम से कम पानी पीना है, थोड़ा वॉक कर लो, क्योंकि लंबी सिटिंग लगा के जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो इन सब से उभरने के लिए इस पर थोड़ा मेरा फोकस था। और संडे में थोड़ा रूम सेटअप, ये तो ठीक है। यहाँ पे सीख क्या मिली है कि सिलेबस नोट डाउन करने से समझ आया कि केवल पढ़ना और लिखना दोनों में अंतर होता है। सिलेबस पढ़ने से आपकी जो समझ बनी और लिखने के बाद जो समझ बनी, आप एक बार खुद से सिलेबस लिख के देखिएगा, ये अंतर आपको तब स्पष्ट होगा। मैंने सिलेबस की बात की थी कि मेंस का सिलेबस मैंने हाथ से लिखा हुआ है। तो देखिए, जीएस पेपर 1 है। इसमें जैसे यहाँ है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू। मैंने इसको एक तरीके से जो हम नोट्स या सिनॉप्सिस बनाते हैं वैसे लिखा है। जैसे आपको यहाँ पे ये पढ़ते से ही समझ में आएगा कि क्या पूछा है। भारतीय संस्कृति के बारे में पूछा है, उसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के बारे में पूछा है, और किन किन के बारे में हमको पढ़ना है। कला के बारे में, कला के जितने भी रूप थे, साहित्य के बारे में, और वास्तुकला के पहलू। यहाँ पर 3 टर्म है, कला, साहित्य और वास्तुकला। तो जब हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे या कहीं कुछ खबर सुन रहे हैं, तो जैसे ही यदि संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में उसमें चर्चा होती है, और साहित्य से मान लीजिए कहीं खुदाई हुई, वहाँ कुछ साहित्य मिल गया, ऐसे साहित्य पर जब प्रकाश डाला जाएगा तो फिर वो करंट का भी मुद्दा है, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो जब मुझे सिलेबस याद होगा, ये साहित्य शब्द मुझे याद होगा, तो मुझे पता रहेगा कि ये सिलेबस में है और मेरे काम का है, तो उस पर हम अच्छे से फोकस करेंगे। तो जो टॉपर्स के वीडियो है, जब आप उनको सुनते हो तो वो ज़रूर बोलते कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए, तो वो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि इसीलिए हमें सिलेबस याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे आगे, तो जैसे स्वतंत्रता संग्राम है, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 2 बातें मेनली आपको तैयार करनी रहेगी। एक तो ये कि उसके विभिन्न चरण कौन से थे, दूसरी बात ये कि देश के विभिन्न भागों की बात की, हर एक स्टेट कवर होगी, जहाँ से भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उन्होंने जो भी रोल वहाँ पे दिया था, अपना योगदान दिया था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 2 तरीके से बिंदु यहाँ पर निकल के आए। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो कब स्वतंत्रता के बाद की बात बोली है, एकीकरण और पुनर्गठन, इन 2 जो विषय है, टॉपिक, इस पर हमको फोकस करना है। यहाँ आप देखेंगे कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी और बाद की घटनाएं, तो इसको मैंने सब टॉपिक बना लिया। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उनके रूप और समाज पर प्रभाव। तो इस तरीके से जब हम सिलेबस लिखते हैं तो एक एक हमको टॉपिक क्लियर है कि कहीं उपनिवेशवाद के बारे में कुछ किसी का स्टेटमेंट मिल गया, या फिर कुछ खबर मिल गई, कहीं एडिटोरियल आ गया, या कोई कंटेंट मिल गया, तो हमको पता है हमारे सिलेबस में हमारे काम का है, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बारे में पूछा तो हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए सिलेबस याद होना ज़रूरी है। ऐसे ही पूरा कंप्लीट सिलेबस लिख लिया है 4 पेपर तक मैंने, तो आप लोग भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 मार्च की बात करेंगे तो यहाँ पर मेनली एनसीईआरटी पर फोकस किया था। अभी मेरे पास बुक नहीं है, बुक घर पर रखी हुई है। तो जो प्ले स्टोर में एक ई पाठशाला एप्लीकेशन आती है जिसमें सारी एनसीईआरटी है, कक्षा 12वीं तक की, पहली से लेकर 12वीं तक की,
तो उसमें मैंने देखा था कि जो सिलेबस है उसके कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ किताबों में मिल रहे, किस कक्षा की किताब में मिल रहे, और उसमें फिर कोटेशन भी लिखे हुए थे, बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो थोड़ा गो थ्रू किया था कि कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, उसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से इतना काम मैंने यहाँ पर किया था।